द न्यूज़पेपर प्रेजेंट्स आज का समाचार। 21 साल राजनीति में 21 साल का मतलब होता है एक पूरी की पूरी पीढ़ी का गुजर जाना। बिल्कुल, एक बहुत लंबा अरसा होता है। और पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता, उसकी राजनीति, मतलब वहां की हर चर्चा का सिर्फ एक ही मतलब था, नीतीश कुमार। सही कहा, वो बिहार की राजनीति का पर्याय बन चुके थे। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को जो हुआ ना, उसने बिना किसी शोर शराबे के इस पूरी की पूरी विरासत को पलट कर रख दिया। और वो भी बहुत शांति से। बिल्कुल। आजादी के बाद पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बना है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? जी। 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 89 सीटें हैं। मतलब पूर्ण बहुमत से वो कोसों दूर हैं। हाँ, बहुमत का आंकड़ा तो 122 का है। बिल्कुल। फिर भी इतनी दूर होने के बावजूद उन्होंने सत्ता का ये पूरा का पूरा ढांचा अपने हाथ में ले लिया है। देखिए, ये घटना सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक मास्टर क्लास है। और जब हम सत्ता परिवर्तन की बात करते ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही रैलियां, विरोध प्रदर्शन, या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त। हाँ बिल्कुल, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। सही कहा, लेकिन ये बदलाव एक बिल्कुल अलग ही मॉडल पर काम कर रहा है। और आज हम इसी गहरे विश्लेषण में इस पूरी राजनीतिक बिसात के पन्ने पलटेंगे। हमारे पास आज कई सारे स्रोत हैं। उनका हमारा मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि बिना पूर्ण बहुमत के बीजेपी ने ये सत्ता परिवर्तन कैसे किया। ये जो नए मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, जिनका इतिहास बेहद चौंकाने वाला है, उनकी ताजपोशी के पीछे का असली गणित क्या है, और इस पूरी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर असली खेल चल क्या रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि दशकों लंबी एक राजनीतिक रणनीति का चरम है। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे घटनाक्रम से। अगर हम इस पूरे बदलाव को देखें, तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी इसकी शांति। मतलब 14 अप्रैल को नीतीश कुमार राजभवन गए, उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपा और अचानक घोषणा कर दी गई कि अब एक नई सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ एक पेंच था। क्या? घोषणा में कहा गया कि नई सरकार उनके यानी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, खासकर उस पार्टी का जो दशकों से उस राज्य में सिर्फ एक छोटे सहयोगी की भूमिका में रही हो, तो एक विशाल रैली होती है, गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन होता है। बिल्कुल, ढोल नगाड़े बजते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के भीतर लोक भवन में बहुत ही गुपचुप तरीके से हो गया। मतलब एकदम एक लो की इवेंट की तरह। और यहाँ एक और बात पर ध्यान दीजिए जो हमारे स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आई है। इस ऐतिहासिक क्षण में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे और न ही गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा, ये तो और भी अजीब बात है। मतलब जो पार्टी नगर निगम चुनावों तक में अपनी पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप उतार देती है, वह अपने पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में इतनी खामोश क्यों रही? यही तो रणनीति है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का टेकओवर हुआ हो, लेकिन पुराने सीईओ को बाहर निकालने की बजाय उन्हें बस मार्गदर्शक या एडवाइजर बना दिया गया हो, ताकि शेयर बाजार में, मतलब इस मामले में जनता और जो सहयोगी दल हैं, उनमें कोई पैनिक ना फैले, कोई शोर शराबा नहीं, बस शांति से बोर्ड रूम में चाबियां बदल गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि बीजेपी कतई ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि उन्होंने नीतीश कुमार को जबरन कुर्सी से हटाया है या ये कोई बहुत आक्रामक तख्तापलट है। इसे जानबूझकर एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड की तरह डिजाइन किया गया है। लेकिन बीजेपी को उस ट्रांजिशन पीरियड की जरूरत ही क्या है? अब तो वो ड्राइविंग सीट पर है। देखिए, क्योंकि बीजेपी अभी भी एक ढाल के पीछे चलना चाहती है। नीतीश कुमार का पिछले 20 सालों का जो सुशासन का मॉडल रहा है ना, हाँ, जो उनकी यूएसपी रही है। बिल्कुल, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शराबबंदी हो या महिला सशक्तिकरण की नीतियां हो, बीजेपी उस विरासत को खारिज नहीं कर सकती। सही बात है। अगर वे आज नीतीश कुमार के पूरी तरह खिलाफ चाहते हैं, तो वे अपनी ही उस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जिसमें वो इतने सालों तक डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे हैं। ओहो, पॉइंट है। इसलिए पुराने नेता को मार्गदर्शक बनाकर बीजेपी उसी लकीर को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपना स्वतंत्र वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। खैर, ये तो हुई पूरी शांतिपूर्ण रणनीति की बात। लेकिन अब उस चेहरे पर आते हैं जिसे इस पूरी रणनीति का केंद्र बनाया गया है।
नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जी। मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूँगा। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है, आरएसएस का एक पूरा ढांचा है जो दशकों से जमीन पर दरी बिछा रहा है, काम कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में पार्टी उस व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे सौंप सकती है जो मूल रूप से उनके कैडर का हिस्सा ही नहीं है? आपका ये सवाल बहुत जायज है और मुझे यकीन है कि पार्टी के भीतर जो पुराने नेता हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा। उठना ही चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर देखिए। हमारे स्रोतों के मुताबिक वे पहले आरजेडी में थे, फिर वहां से जेडीयू में गए, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम में रहे और फिर 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जी, बस 8 साल पहले। हाँ, सिर्फ 8 साल। और इन 8 सालों में पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर उप मुख्यमंत्री, और वो भी गृह मंत्रालय के साथ, जो विभाग नीतीश कुमार ने आज तक किसी को नहीं दिया था। सही बात है। और अब सीधे मुख्यमंत्री। जो लोग 30-40 साल से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनके ऊपर एक बाहरी नेता को बैठा देना, इसका क्या लॉजिक है? देखिए, राजनीति में लॉजिक अक्सर वफादारी से ज्यादा गणित पर निर्भर करता है, और इस गणित का नाम है सामाजिक समीकरण। अच्छा, वो जातीय गणित। बिल्कुल। बीजेपी अच्छी तरह जानती थी कि बिहार में आरजेडी के अभेद्य माई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को तोड़ने के लिए केवल सवर्ण वोटरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। उनका जो कोर सवर्ण वोट बैंक है वो तो उनके साथ मजबूती से खड़ा ही है। उन्हें एक ऐसे आक्रामक पछड़े वर्ग के चेहरे की सख्त जरूरत थी जो सीधे लवकुश वोटरों को अपनी तरफ खींच सके। लवकुश मतलब कुर्मी और कुशवाहा? जी, जो दशकों से नीतीश कुमार की ताकत रहा है। तो मतलब ये पूरी कवायद उस कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए है? बिल्कुल। बिहार में लगभग 15% यादवों की आबादी के बाद कुशवाहा समुदाय करीब 4.2% के साथ एक बहुत बड़ी और निर्णायक ताकत है। सम्राट चौधरी इसी समाज से आते हैं। हिंदुत्व और इस तरह के सामाजिक समीकरण, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, का ये वही सफल कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी ने 1991 में कल्याण सिंह के साथ और 2017 में उत्तर प्रदेश में अपनाया था। मतलब हाईकमांड का संदेश एकदम साफ है कि अगर कोई नेता एक नया वोट बैंक लेकर आ रहा है तो कैडर को उसे स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल। सत्ता के लिए ये समझौता करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस मास्टर स्ट्रोक वाली थ्योरी पर थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करने दीजिए। हाँ, पूछिए। एक कैडर बेस्ड पार्टी में जहां लोग दशकों तक दरी बिछाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कभी उनका नंबर आएगा, अगर अचानक कोई बाहर से आकर बॉस की कुर्सी पर बैठ जाए तो क्या पार्टी के भीतर बगावत नहीं होगी? बगावत की सुगबुगाहट तो जरूर होती है। मतलब नित्यानंद राय या विजय सिन्हा जैसे पुराने और कद्दावर नेता जो सालों से पार्टी का चेहरा रहे हैं, वो इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? देखिए, नाराजगी तो थी और बहुत गहरी थी। पर्दे के पीछे की कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब ये फैसला लिया गया तो केंद्रीय नेतृत्व को कई पुराने नेताओं को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो फिर सब शांत कैसे हो गए? यहाँ हमें बीजेपी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। ये एक हाई कमांड संचालित पार्टी है। जब दिल्ली से कोई फैसला हो जाता है तो उसे पार्टी अनुशासन के नाम पर मानना ही पड़ता है। मतलब ऊपर से ऑर्डर आ गया तो सबको मानना पड़ेगा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव खुद विजय सिन्हा ने रखा था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जो सबसे बड़े दावेदार हो सकते थे उन्हीं से नाम प्रस्तावित करना है क्या? बिल्कुल, यही तो डैमेज कंट्रोल का तरीका होता है। इससे बाहर ये संदेश जाता है कि पार्टी में पूरी एकजुटता है और कोई कलह नहीं है। वाह, ये तो गजब की रणनीति है। लेकिन अंदरूनी कलह को तो उन्होंने संभाल लिया। असली तूफान तो विपक्ष की तरफ से आ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है। नए मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही विपक्ष ने जो हमले शुरू किए हैं वो सिर्फ नीतियों पर नहीं है, बल्कि सीधे उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स पर हैं। और ये आरोप इतने संगीन और अजीबोगरीब हैं कि उन्होंने पूरे राजनीतिक विमर्श को ही बदल दिया है। हाँ, मैंने भी उन रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा और सच कहूं तो उनका गणित देखकर मेरा सिर घूम गया। मैं समझ सकती हूँ। चलिए, उम्र वाले विवाद से ही शुरू करते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1999 में जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थीं, तब सम्राट चौधरी को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया था। 1999 में? लेकिन कुछ ही समय बाद तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। क्यों? कारण क्या था? कारण था संविधान का एक नियम। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल की जांच के अनुसार तब उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी।
चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि 1999 में कोई कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन चुनाव आयोग को जो हलफनामे या एफिडेविट दिए जाते हैं उनमें तो हर बार उम्र लिखनी होती है ना, वहाँ क्या गणित है? वो गणित और भी ज्यादा उलझा हुआ है। 2005 के चुनाव में दिए गए एफिडेविट में उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई। ठीक है, 2005 में 26 साल। फिर 2010 के चुनाव हलफनामे में उनकी उम्र बताई गई 28 साल। एक मिनट, 2005 से 2010 यानी 5 साल के अंतर में उम्र सिर्फ 2 साल बढ़ी। हाँ, और कहानी यही खत्म नहीं होते। 2020 के हलफनामे में जब उम्र बताई गई तो वो सीधे 51 साल हो गई। क्या 10 साल के अंदर कोई इंसान 23 साल कैसे बूढ़ा हो सकता है? मतलब ये तो कोई टाइम मशीन वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सब संभव कैसे है? क्या चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था इन दस्तावेजों की कोई जांच नहीं करती? कोई इंसान अपनी उम्र में 23 साल का उछाल ले और कोई कुछ पूछे भी ना? देखिए, ये एक बहुत ही तकनीकी और हैरान करने वाला कानूनी लूपहोल है। चुनाव आयोग हर एक उम्मीदवार के एफिडेविट की रियल टाइम में कोई फोरेंसिक जांच नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? जब कोई उम्मीदवार पर्चा भरता है तो एक स्क्रूटनी या जांच का दिन होता है। अगर उस दिन किसी विरोधी उम्मीदवार ने उन दस्तावेजों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति नहीं जताई तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे अमूमन स्वीकार कर लेता है। और अगर बाद में किसी ने सवाल उठाया तो नेता अक्सर इसे टाइपिंग मिस्टेक या क्लेरिकल एरर कहकर टाल देते हैं। जब तक अदालत से कोई सख्त आदेश ना आए तब तक ये चीजें सिस्टम में ऐसी ही बनी रहती हैं। कमाल है। और उम्र के अलावा उनकी शिक्षा पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। मैंने सोर्स में पढ़ा कि उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया था। हाँ, 2005 और 2010 के हलफनामों में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 7वीं कक्षा पास बताई थी। लेकिन 2020 आते आते उनके एफिडेविट में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डी.लिट की मानद उपाधि जुड़ गई। कैलिफोर्निया से डी.लिट? हाँ, और जानकारी के अनुसार ये एक डिस्टेंस एजुकेशन संस्थान है। मतलब 7वीं पास से सीधे डी.लिट की मानद उपाधि। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से तो जाने नहीं देगा। और यहाँ मैं फिर से याद दिला दूं कि हम इन डिग्रियों की सत्यता पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम बस विपक्ष के आरोपों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और विपक्ष ने इसे सिर्फ एक मजाक का मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि इसे एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया है। वो कैसे? अगर आप तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के हालिया भाषणों का विश्लेषण करें तो आपको एक बहुत साफ पैटर्न दिखेगा। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि एनडीए के राज में बिहार स्वास्थ्य और शिक्षा हर मोर्चे पर पिछड़ गया है। और उन्होंने कहा कि अब ये नई सरकार गुजरात से चलेगी। गुजरात से चलेगी, ये बहुत भारी बयान है। और प्रशांत किशोर ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर जनता पर ही तंज कस दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोगों ने 100 रुपये और जाति धर्म के नाम पर वोट देकर अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया है। उनका बयान था कि एक 7वीं फेल मुख्यमंत्री के राज में युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। मतलब वो सीधे एजुकेशन वाले मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि युवाओं को मजदूरी करने के लिए बस और ट्रेनों में भरकर गुजरात ही जाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों बयानों को जोड़कर देखें तो विपक्ष दरअसल सिर्फ उम्र या डिग्री पर हमला नहीं कर रहा है, वो एक बहुत गहरी भावना को भड़का रहे हैं, बिहारी बनाम बाहरी। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय दलों के खिलाफ इसी बाहरी नियंत्रण या दिल्ली के रिमोट कंट्रोल का डर दिखाते हैं। हाँ, कि फैसले यहाँ नहीं कहीं और हो रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की अपनी योग्यता ही संदिग्ध है तो वो स्वतंत्र फैसले कैसे ले सकता है। वो तो सिर्फ दिल्ली और गुजरात में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम करेगा। सही कहा। और प्रशांत किशोर ने गुजरात पलायन शब्द का इस्तेमाल करके बिहार की सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है। पलायन और बेरोजगारी का दर्द। हाँ, जो बिहार दशकों से झेल रहा है। विपक्ष उसे इस नई सरकार के बाहरी नियंत्रण वाले नैरेटिव से जोड़कर जनता के भीतर गहरा असंतोष पैदा करना चाहता है। तो एक तरफ विपक्ष का ये चौतरफा हमला चल रहा है और दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी तो खामोशी नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं, वहां भी बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरी कहानी के सबसे मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने के एक बेहद जटिल समीकरण को सुलझा रहे थे। नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अब इस नई सरकार का सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, वो तो उन्होंने कहा था। लेकिन उसी दौरान चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और उन्हें इस नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
अरे अगर ऐसा होता तो विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक और बहुत बड़ा हथियार मिल जाता। एकदम। और इसी खतरे को भांपते हुए एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया गया। क्या फैसला? निशांत कुमार ने खुद आगे आकर कोई भी सरकारी या बड़ा पार्टी पद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो संगठन में बस एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। ये फैसला जेडीयू के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक पहचान ही लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद का विरोध करके बनाई थी। हाँ, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। अगर वो अचानक अपने बेटे को बिना किसी राजनीतिक अनुभव के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा देते तो वो उसी कतार में खड़े हो जाते जिसके खिलाफ वो जीवन भर लड़े। मतलब उनका सबसे बड़ा यूएसपी ही खत्म हो जाता। तो निशांत का पद ठुकराना जेडीयू के लिए एक रक्षात्मक ढाल बन गया। बिल्कुल। तो फिर जेडीयू ने डिप्टी सीएम के लिए चुना किसे? उन्होंने अपने 2 सबसे अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं को आगे किया, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव। इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा, ये दोनों नेता तो दशकों से प्रशासन का हिस्सा रहे हैं ना? हाँ, और ये पर्दे के पीछे संतुलन बनाए रखने में बहुत माहिर माने जाते हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार ने कोई कच्चा खेल नहीं खेला है। एक तरफ उन्होंने परिवारवाद के आरोप से खुद को बचा लिया और दूसरी तरफ अपने सबसे वफादार और अनुभवी लोगों को प्रशासन की चाबी सौंप दी। इससे पार्टी के भीतर अगर किसी और नेता की कोई महत्वाकांक्षा रही भी होगी तो वो अपने आप शांत हो गई। जाहिर है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के कद और अनुभव पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल। इस तरह जेडीयू में अनुशासन कायम रहा और एनडीए गठबंधन में स्थिरता भी सुनिश्चित हो गई। शुरुआत में हमने कंपनी के टेकओवर की बात की थी और फिर आपने कहा कि नीतीश कुमार अब मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि नीतीश कुमार ने भले ही गाड़ी की फ्रंट सीट या ड्राइविंग सीट छोड़ दी हो, लेकिन वो अब उस गाड़ी का जीपीएस बन गए हैं? हाँ, ये उपमा बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरह के जीपीएस हैं। मतलब क्या वो ऐसे जीपीएस हैं जो ड्राइवर के गलत दिशा में जाने पर बस चुपचाप रिकैलकुलेट करते हैं, या वो ऐसे नेविगेटर हैं जो अगर उनकी बात न मानी जाए तो गाड़ी को ही खाई में धकेल सकते हैं? ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है। नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो वो उस तरह के नेविगेटर हैं जो गाड़ी से बाहर कूदना भी जानते हैं अगर उन्हें लगे कि ड्राइवर सही नहीं है। बिल्कुल, वो पहले भी गठबंधन बदल चुके हैं। इसलिए जब तक बीजेपी अपने दम पर बिहार में खड़ी नहीं हो जाती, गाड़ी की दिशा काफी हद तक नीतीश कुमार के उसी मार्गदर्शन पर ही निर्भर करेगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि 14 अप्रैल 2026 की ये घटना कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बिहार की राजनीति में एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत है। दशकों से बिहार की राजनीति पूरी तरह से समाजवादी आंदोलन से निकले नेताओं और मंडल की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाँ, और अब बीजेपी उसी मंडल की राजनीति यानी ओबीसी वोट बैंक को अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जोड़कर एक नया सोशल इंजीनियरिंग का ढांचा खड़ा कर रही है। हमने देखा कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण जानबूझकर इतनी खामोशी से किया गया ताकि पुराने समीकरण ना बिगड़े। कैसे उम्र और डिग्रियों के विवादों के बीच विपक्ष ने एक नया बिहारी बनाम बाहरी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और कैसे जेडीयू ने परिवारवाद की जाल से बचते हुए अपने अनुभवी नेताओं के जरिए सत्ता में अपना संतुलन बनाए रखा। राजनीति में दिखने वाले ये छोटे छोटे रणनीतिक फैसले ही असल में किसी राज्य का पूरा भविष्य तय करते हैं। और मेरा मानना है कि जो ये राजनीतिक टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी है ना, उनका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने देखा कि बिहार में सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व का ये नया फॉर्मूला कितनी सावधानी और लंबी प्लानिंग के साथ लागू किया जा रहा है। हाँ। अगर आप भारतीय राजनीति को फॉलो करते हैं तो जरा सोचिए, अगर बिहार का ये नया राजनीतिक प्रयोग सच में जमीनी स्तर पर सफल हो जाता है तो क्या भविष्य में भारत के उन अन्य राज्यों में भी ठीक यही मॉडल लागू किया जाएगा जहां आज भी क्षेत्रीय और जातिगत दलों का गहरा प्रभाव है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी भविष्य में इसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा? क्या बिहार का ये खामोश बदलाव पूरे देश की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाले बहुत बड़े बदलाव की केवल एक शुरुआत है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की पूरी दशा और दिशा तय करेगा। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।